नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारा है स्पर्म का शरीर में कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का ज़रूरत होता है। तो मेल गैमेट के रूप में हम लोग शुक्राणु को लेते हैं जिसको स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट के रूप में अंडाणु जिसको ओवा बोलते हैं या फिर एग भी बोलते हैं। ये दोनों को मिलाने से ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन बहुत सारे फीमेल का भी मेल का भी सवाल होता है कि स्पर्म जो बनता है हमारे बॉडी में तो वो कैसे बनता है, कैसे एक नए सेल्स का जन्म होता है हमारे सेल में, ये सवाल उत्पन्न होता है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि स्पर्म होता क्या है। स्पर्म मेल गैमेट होता है, यानी कि नर युग्मक होता है जो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। और एक स्पर्म जो होता है उसके बनने के लिए 2 से 3 महीना रिक्वायर्ड होता है। और एक स्पर्म कितने दिनों तक जीवित रहता है, यह सवाल उत्पन्न होता है। तो यह एक स्पर्म जो होता है वो 72 घंटे तक, यानी कि 2 से 3 दिनों तक उसका सर्वाइवल होता है, लाइफ स्पैन होता है। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी भी जीव का नेचुरल जन्म से नेचुरल डेथ के बीच जो टाइम होता है उसे हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो स्पर्म का लाइफ टाइम जो होता है, लाइफ स्पैन जो होता है, कितना होता है? 72 घंटे होता है। इसलिए आप देखते भी होंगे किसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे लिखा रहता है कि 72 घंटे के अंदर में इस मेडिसिन को यूज़ करना है, क्योंकि वह 72 घंटे तक स्पर्म आपके बॉडी में सर्वाइव करता है और फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यह तो था स्पर्म का एक सामान्य परिचय। अगर स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने बहुत डिटेल्स में स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया हुआ है और समझाया भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी वहां पर जा कर के स्पर्म का स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। ओके, चलिए अब समझते हैं कि शुक्राणु हमारे शरीर में बनता कैसे है। ये देखिए, ये तो सब लोग को पता ही है कि मेल गैमेट में क्या होता है। मेल गैमेट में आपका स्पर्म होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, यानी कि नर प्रजनन तंत्र जो होता है, उसमें आपका बहुत सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपका पेनिस होता है, टेस्टिस होता है, इपिडिडाइमिस होता है, वासा डिफरेंसिया होता है। अभी ये सब के बारे में आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये हमारा क्या होता है, पेनिस होता है, जो सेक्सुअली इंटरकोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसी का होता है, पेनिस का। ये पेनिस जो होता है किसी का स्मॉल, किसी का लार्ज, किसी का मीडियम साइज हो सकता है, या प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल होता है कि पेनिस का साइज छोटा होने से कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, सेक्सुअल प्लेजर के रूप में आपको कभी कभी प्रॉब्लम्स फील हो सकती हैं। तो ये आपका पेनिस होता है जो आपका क्या होता है, मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद दोनों तरफ आप देखेंगे, पेनिस के दोनों तरफ, जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं या फिर टेस्टिस बोलते हैं, या फिर टेस्टिस जो होता है वो जिस चीज़ में धसा होता है, धसा कहने का मतलब हो गया जो चीज़ आपके टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है, उसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। सपोज कीजिए एक कटोरी है और कटोरी में मैंने क्या रख दिया, कोई एक मिठाई को रख दिया, तो वह मिठाई जो आपका हो गया वह टेस्टिस हो गया, और वो जो कटोरी हो गया वह आपका स्क्रोटम हो गया। स्क्रोटम जिसको वृषण भी बोलते हैं। और वृषण जो होते हैं नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक राइट साइड होते हैं और एक लेफ्ट साइड होते हैं। और राइट और लेफ्ट साइड होने में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि एक ऊपर होता है, एक हल्का सा नीचे होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म का बनने का पूरा प्रोसेस आपके इस टेस्टिस में होता है, जो आपके स्क्रोटम में उपस्थित होता है, उसी में फंसा हुआ रहता है, उसी में धंसा हुआ रहता है। और इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अब जानते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आपके बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा कम, यानी कि 2.5 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर का ज़रूरत होता है स्पर्म बनाने के लिए। और स्पर्म बनाने के लिए इसी टेस्टिस में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक स्पर्म का जन्म इस टेस्टिस में होता है। आगे बात समझ में। अब देखिए,
टेस्टिस जो होता है ये ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होने के पीछे रीज़न होता है घर्षण से बचाने के लिए। जब कोई भी मेल चलता है तो फिर आपका टेस्टिस जो है एक दूसरे में टकरा करके उसमें फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, जिस वजह से उसको नुकसान पहुँचे, पेन हो। इसीलिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि एक टेस्टिस क्या होती है, ऊपर होती है और एक टेस्टिस हल्का सा नीचे होती है। ऐसी संरचना पाई जाती है। और शरीर से बाहर की तरफ इसलिए होता है ताकि उसको शरीर का जितना टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर फील हो और स्पर्म का प्रोसेस बनने का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। आ गई बात समझ में? आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मूव है। इसी टेस्टिस का यहाँ पे बहुत एलाबोरेट में या फिर इंटरनली स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ऐसा आपका क्या होता है, टेस्टिस प्राप्त होता है। अब इस टेस्टिस में देखिएगा बहुत सारा डायग्राम है, इसको एकदम क्लियरली देखते जाइएगा, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपके बॉडी में स्पर्म कैसे बनता है। ये देखिए सबसे पहले है यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसका नंबर 1 से 3 हो सकता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो आपको इधर दिख रहा है ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर में, इसमें बहुत सारे चीज़ उपस्थित होते हैं। ब्लड वेसल्स उपस्थित होते हैं और इसके साथ साथ सेल्स का लेयर भी प्रेजेंट होता है। उसी सेल्स का में से एक सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं। ये एक जर्म सेल होता है जहाँ से आपका स्पर्म बनता है। सर्टोली सेल क्या करता है, आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वह न्यूट्रिशन ले करके वह स्पर्म जो नया बनने वाला है वो अच्छी तरह से मैच्योर हो पाए। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास क्या होता है, सर्टोली सेल होता है जो आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि एक स्पर्म जो बन रहा है, जर्म सेल से बन रहा है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले और आगे की तरफ मूव करे। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही जर्म सेल का क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो डेवलप करके क्या बनाता है, आपका स्पर्म बनाता है। और इसी स्पर्म का फिर आगे न्यूट्रिशन देने के लिए सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जैसे एक बच्चे का जन्म हो तो जाता है, लेकिन उसको न्यूट्रिशन देने के लिए क्या करते हैं, हम बाहर से उसको डोज देते हैं, दूध देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, बहुत सारे जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है वो सारी चीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हेल्दी रहे। आप जानते हैं स्पर्म काउंट लो होता है तो फिर वो आगे जाकर के प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और फिर अगर ये लॉन्ग टर्म तक ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो फिर ये बांझ के रूप में भी आप देख सकते हैं कि पुरुषों में भी आजकल फर्टिलिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया हुआ है। और ये किस किस चीज़ से होता है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि स्पर्म काउंट लो होने का क्या रीज़न होता है और इसका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पे स्पर्म आपका बन गया है, अब न्यूट्रिशन भी मिल गया है, वो बहुत ज़्यादा हृष्ट पुष्ट और ताज़ा हो गया है। तो अब इसलिए आगे करेगा क्या, ये देखिए यहाँ पे बन करके आपका स्पर्म रेडी है और ये आगे मूव करेगा। मूव करने के बीच में आपको एक पतली सी नली दिख रही है जिसको हम लोग ट्यूब्यूलाई रेक्टाई बोलते हैं। यहाँ से होते हुए आगे मूव करता है आपका स्पर्म और साथ ही साथ न्यूट्रिशन वगैरह सब लेते रहता है। अब देखिए यहाँ आगे मूव करेगा, ये सारे में स्पर्म बनेगा, ऐसा मत सोचना है कि इसमें नहीं बनेगा, ये सारे में बनेगा। और आप जानते हैं एक बार इजैकुलेशन होने से 40 मिलियन दैट मीन्स 40 लाख तक आपका क्या होता है, स्पर्म बाहर इजैकुलेट हो जाता है। बट आगे फर्टिलाइजेशन में वही हेल्प करता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वह स्ट्रॉन्गनेस यहीं पे आपका वहाँ पे बनता है किसी भी स्पर्म का, जो किससे होता है, सर्टोली सेल से प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अब जो है ये आगे बढ़ता है और रेटी ट्यूब्यूलाई से होते हुए आगे देखिए ये रेटी टेस्टिस में पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है, रेटी टेस्टिस में पहुंचता है। रेटी टेस्टिस में पहुंच गया, उसके बाद आपका पहुंचेगा वासा इफ्रेंसिया में और वासा इफ्रेंसिया में पहुंचने के बाद ये इसमें एंटर करता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईपीडिडाइमिस बोल रहे हैं। और इस ईपीडिडाइमिस से आगे मूव करते करते वासा डिफरेंसिया में पहुंचेगा और वासा डिफरेंस से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचेगा। इजैकुलेटरी डक्ट कहने का मतलब हो गया कि स्पर्म को एक जगह इकट्ठा होने का स्पेस होता है और वहीं से आपका स्पर्म क्या होता है, बाहर की तरफ मूव करता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर आप जो भी कह सकते हैं मस्टरबेशन वगैरह के टाइम अगर होता है तो इजैकुलेटरी डक्ट के पास इकट्ठा हो जाता है आपका स्पर्म और उसके बाद इसी यूरेथ्रा से यानी कि पेनिस से होते हुए बाहर की तरफ मूव आउट कर जाती है।
तो ये था आपका स्पर्म के बारे में कि कैसे यह मूव करता है। एक बार और क्लियरली समझ लीजिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ यहाँ पे स्पर्म बना, उसके बाद ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में पहुँचा, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई से आपका रेटी टेस्टिस में पहुँचा, रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में पहुँचा, वासा इफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस में पहुँचा, इपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंसिया, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद लास्टली आपका यूरेथ्रा में पहुँचा। ये आपका सीक्वेंस होता है स्पर्म का मूव करते करते शरीर से बाहर निकलने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हुआ हो और आप समझ गए होंगे कि स्पर्म का कैसे बनता है हमारे शरीर में और क्यों यह जो स्क्रोटम होता है उसमें टेस्टिस जो अवेलेबल होता है वो ऊपर नीचे होता है और शरीर से बाहर होता है। अगर इससे संबंधित कोई सवाल आपके मन में उत्पन्न होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब दूँगी। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।